एपिसोड 21 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। रिया चिल्लाते हुए कहती है कि हम अपनी कंपनी की तरफ से तुम्हारे साथ ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हैं। रिया की बातें सुनकर जितेंद्र तो घबरा जाता है। वो गुस्से में लाल आंखों से मनीष को देखते हुए कहता है, मनीष तुम किसी के कार को बिना इन्वेस्टिगेट किए कैसे ब्लॉक कर सकते हो? जाकर मीरा से तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें यहां जान से मार दूंगा। जितेंद्र की बातें सुनकर मनीष बहुत डर जाता है। वो तुरंत देवेश के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि मिस्टर राय, इसमें सिर्फ मेरी गलती थी, कंपनी की कोई भी गलती रही थी, प्लीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म मत कीजिए। तभी देवेश को रिया फोन में कुछ दिखाने लगती है, जिससे साफ हो गया था कि मनीष ने सिर्फ देवेश के साथ ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया था और जितेंद्र ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि जितेंद्र और मनीष जीजा साला जो थे। अब देवेश को समझ आ रहा था कि क्यों जितेंद्र ने मनीष को कंपनी से निकाला नहीं बल्कि माफी मांगने को कहकर सारा मामला सेटल करना चाहता था। और साला भी होशियार, उसने भी झट से सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि कंपनी को कुछ ना हो और कंपनी के ऊपर कोई भी जांच ना हो जिससे उनका भांडा न फूटे। वो रिया की तरफ देखते हुए सोचने लगा, ये लड़की सच में वाइस प्रेसिडेंट का पद डिजर्व करती है। इसने इतनी जल्दी इस कंपनी की कुंडली निकाल ली। इम्प्रेस्ड। उन दोनों की तरफ देखते ही देवेश का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो गुस्से से मनीष को देखते हुए कहता है कि तुम तो बड़े कमीने इंसान निकले। इतना कहकर जितेंद्र की तरह देखते हुए कहता है, और तुम भी कोई काम नहीं हो, सब जानते हुए भी इसका खूब साथ दिया। वो आगे कहता है कि कैबर टैक्सी एजेंसी का शेयर होल्डर के तौर पर मैं रिया के रेजोल्यूशन को अप्रूव करता हूं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ खत्म होता है आज से। देवेश की बातें सुन दोनों का सिर शर्म से नीचे हो जाता है। तभी देवेश का फोन रिंग करने लगता है। वो रिया को आगे का देखने को कहकर कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। ये कॉल यामी किया था। वो कहती है कि देवेश, कल मेरे दादाजी का बर्थडे है, तो क्यों ना हम आज शाम को कुछ कपड़े लेने के लिए चलते हैं, कुछ तुम भी ले लेना, ठीक है? ठीक है, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर देवेश फोन रख देता है। देवेश कुछ सोचने लगता है, ऐसे ही खाली हाथ मैं उनके जन्मदिन पर नहीं जा सकता। वैसे यामी के दादाजी को क्या पसंद हो सकता है, कोई मनमोहक पेंटिंग या कोई सामान। देवेश ये सोच ही रहा था कि तभी वहां रिया जाती है। मुस्कुराते हुए कहती है कि मीरा, मैंने सारा मामला सेटल कर लिया है। आपके कार का नंबर अब अनब्लॉक हो चुका है और हमने अपने ऐप पर अपडेट कर लिया है। क्या आपसे ड्राइवर को एक अलग से परमिशन मिलेगी? देवेश ने कहा। रिया फोन दिखाते हुए कहती, हाँ, हमने नए फंक्शन को ऐड किया है जिससे इसे और भी आसान कर दिया है। अब से यूजर तुम्हारे कार को सर्च कर सकते हैं और पहले से ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और तुम अपनी पसंद से उनमें से किसी को चुन सकते हो। देवेश भी खुश होते हुए कहता है, क्या बात है, ये तो बड़े काम का लग रहा है। अच्छा, मुझे याद आया, मुझे एक फ्रेंड के दादाजी के बर्थडे पर जाना है, तो मुझे एक बढ़िया सा कोई सामान या पेंटिंग वाली चीज जहां मिलती हो बता सकती हो? रिया कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, सर्वेश लाल की पेंटिंग कैसी रहेगी? देवेश हैरान होते हुए बोला, क्या बात कर रही हो, क्या तुम सर्वेश लाल की पेंटिंग कहीं से पा सकती हो? रिया कहती है कि हमारे मदान सर ने पिछले साल में ही 2 पेंटिंग कहीं से प्राप्त की थी। एक सर्वेश लाल की द व्हाइट हॉर्स नाम की है, अगर आपको चाहिए तो मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगी जल्दी से लाने के लिए। रिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, वैसे ये कितने की है? मैं तुम्हें अभी उसके पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। देवेश की बातें सुनकर रिया देवेश से कहती है कि मीरा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नहीं, हम नहीं ले सकते। देवेश कहता है कि पेंटिंग द डार्क मून होटल के मैनेजर रविंद्र को भेज देना। वैसे मैं लोगों का फेवर लेना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कैबर टैक्सी कंपनी का 1% इक्विटी शेयर पेंटिंग के एक्सचेंज के रूप में देता हूं। ये सुनकर तो रिया को धक्का सा लग गया। 1% शेयर यानी करोड़ों रुपए। मीरा तो बहुत नोबलमैन है, प्रिया मन में सोच रही थी। देवेश वहां से जाते हुए कहता है, चलो अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं, तुम अपना जारी रखो, जो भी कर रही थी मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। प्रिया कहती है, ठीक है मीरा, वैसे हमारे सीईओ भी आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए हैं। देवेश हाथ हिलाते हुए जाते हुए बोला, समय आने पर हम सब जरूर मिलेंगे, ये सब भाग्य पर छोड़ दो। इतना कहकर देवेश अपना कार लेकर वहां से निकल जाता है। तभी उसके फोन पर एक ऑर्डर आता है, केपी रोड से द डार्क मून होटल तक। देवेश कहता है कि क्या बात है, मेरी ही जगह पर। वो तुरंत इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। केपी रोड पर एक लड़की कई बैग लिए हुए फोन पर बात कर रही थी। चिंता मत करो बेबी, तुम होटल में इंतजार करो, मैं बस आ रही हूँ। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हें तरह तरह के वो वाले कपड़े पहन कर दिखाऊंगी।
वो बातें कर रही थी कि तभी वहां देवेश की कार आकर रुकती है। वो कहता है, हेलो मिस, क्या आप आरोही सिंह हैं? लास्ट नंबर 1388। वो लड़की कहती है कि तुम कौन हो? हाँ, मैं ही हूं। देवेश हंसते हुए कहता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूं जिसे आपने बुलाया था, अंदर आ जाए। आरोही कहती है, क्या बात है, तुम्हारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, काफी अच्छा मार्केटिंग स्कीम लगाई है। देवेश कहता है कि ये कोई कंपनी का आइडिया नहीं है, ये मेरी ही कार है। आरोही कहती है कि क्या बात कर रहे हो, कौन सा अमीर लड़का स्पोर्ट कार के साथ ड्राइविंग का काम करता है? तुम क्या सोचते हो मैंने दुनिया नहीं देखी है? देवेश अपने ड्राइविंग पे फोकस करते हुए सोचता है, छोड़ो इसकी बातों को, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कार मेरी ही रहेगी, तुम चाहे मानो या ना मानो, अभी के लिए तो मेरा टास्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देश कार को थोड़ा तेजी से मोड़ता है। आरोही कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम घुमा कर क्यों ले जा रहे हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा पैसा लेना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं कि क्या कि मैं थोड़ी जल्दी में हूं। देवेश मना करते हुए कहता है कि मैं कोई आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं शॉर्टकट ले रहा हूं। और फिर वह आरोही के बैग को देखने लगता है जो कि सभी अंडरगारमेंट्स के थे। ये देखकर देवेश सोचता है कि अच्छा तो ये बात है। एपिसोड 22 स्विमसूट शॉपिंग द डार्क मून होटल। देवेश आरोही को इसी होटल में कार से उतार देता है और आरोही सीधे अंदर चली जाती है। देवेश उसे अंदर जाते हुए देख मन में सोचता है कि मैं आशा करता हूं कि ये लड़की कुछ सीरियस नहीं करेगी, नहीं तो ये सीधे फ्रंट डोर से जाने की हिम्मत नहीं करती। तभी देवेश को 1 स्टार रिव्यू मिलता है। देवेश फोन देखते हुए बोलता है कि इस लड़की से 5 स्टार रिव्यू लेना तो बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ो इन सबको। वो होटल के अंदर जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद यामी के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ता है। दोनों साथ ही एक शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। देवेश आशा भरी नजरों से यामी से कहता है, तुम मुझे 5 स्टार रिव्यू क्यों नहीं दे रही हो? यामी मुस्कुराते हुए कहती है, 5 स्टार रिव्यू ये तो तुम्हारे आज के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। देवेश कहता है कि क्या तुम मुझे बैग कैरी करने के लिए कह रही हो? यामी कहती है कि ऐसा ही कुछ। यानी एक स्टोर देखकर कहती है कि लगता है ये स्विमिंग सूट स्टोर है, चलो हम एक स्विम सूट बाय करते हैं। स्विम सूट की बात सुनकर देवेश यामी से कहता है कि स्विम सूट खरीदने के बाद तुम अपना वादा पूरा करने के लिए लायक हो जाओगी। यामी शर्माते हुए बोली, तुम मुझे हमेशा अपने ट्रिक में फंसा लेते हो। अगर मैं पहले से जानती होती कि प्लेटिनम एरिया का नंबर 1 रेजिडेंट तुम्हारा है तो मैं वो सब कभी नहीं कहती। देवेश यामी की कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा चलो अब अपने आप को फोर्स मत करो, वैसे हर बार शर्त तो पहले तुम ही लगती हो, मैं तो पहले कभी नहीं करता। अचानक देवेश के यामी के कंधों पर हाथ रखने से यामी का चेहरा लाल हो जाता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां एक सेल्स गर्ल आकर कहती है कि सर और मैडम मैं आपकी क्या और कैसे मदद कर सकती हूँ। सेल्स गर्ल उन दोनों को अंदर ले जाती है। देवेश वहीं के काउंटर पर ही यामी का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद यामी गिरा हुआ फेस लेकर आती है। वो थोड़ा नर्वस भी थी। वो देवेश से कहती है कि चलो अब यहाँ से हम चलते हैं, हम अब और शॉपिंग नहीं करेंगे। देवेश यामी से कहता है कि तुम क्यों नहीं खरीदना चाहती? यामी कहती है कि यहाँ कोई सूटेबल कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तुम अपना खरीद लो फिर हम चलेंगे। देवेश यामी की बात सुनकर कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बाय करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। यहाँ तो काफी स्टाइलिश चीजें थी तो उनमें से कोई पसंद नहीं आया। यामी देवेश के नजदीक आकर उसके कान के पास कहती है, अरे स्टाइल में तो काफी थी लेकिन साइज में नहीं थी। यहाँ ये बातें यामी ने काफी धीरे से कही थी लेकिन फिर भी सेल्स गर्ल सुन लिया था। वो बोलती, हमारे यहाँ तो काफी साइज में अवेलेबल है। देवेश यामी को देखने लगता है। वो बड़े ध्यान से यामी को देख रहा था। देवेश को ऐसे देखे देख यामी तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वो कहती है कि देवेश मैं तुम्हें मार डालूंगी, जब मैंने कह दिया तो कह दिया, अब चलो यहाँ से। देवेश हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ भूल जाओ इसे, हम दूसरी स्टोर पर चलकर देख लेते हैं अच्छी अच्छी डिजाइनों को। दोनों उस शॉप से बाहर चले जाते हैं। दोनों भर भर कर शॉपिंग करते हैं। देवेश ने भी कई सूट लिए थे अपने लिए। दोनों को बस बचा था तो स्विम सूट लेना। दोनों आगे चलते जाते हैं तो एक स्टोर मिलती है जो कि अंडरगारमेंट से भरा पड़ा था। देवेश और यामी वहीं रुक जाते हैं। देवेश भी उस शॉप को देखा है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से निकलता है वाव। देवेश एक फाइबर के बने एक मॉडल को की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यामी उसे देखो, इसमें तो तुम पानी के अंदर तो एकदम किसी जलपरी की तरह लगोगी। यामी उस बिकनी को देख रही थी। वो बोली, चलो यहाँ से, ये कोई स्विम सूट नहीं है। देवेश को वहां से ले जाते हुए यामी के गाल लाल पड़ गए थे। वो दोनों सेल्स गर्ल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि स्विम सूट किस एरिया में है, तो वो सेल्स गर्ल उन दोनों को स्विम सूट एरिया में ले आती है।
दोनों वहां के कलेक्शन को देखकर हैरान थे, दोनों बस देख ही जा रहे थे। कुछ देर बाद यामी एक सिंपल सा स्विम सूट लाकर देवेश को दिखाते हुए बोली, देखो इसे, इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। देवेश हाथ झटकते हुए बोला, मेरे हिसाब से ये तुम्हारा एडवांटेज दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। यामी देवेश को हैरानी से देखते हुए बोली, एडवांटेज, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी देवेश एक स्विम सूट निकाल कर लाता है जो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग था। देवेश उसे दिखाकर कहता है कि मेरे हिसाब से ये वाली तुम पर खूब जचेगी। देवेश इतना कहकर अपने ही इमेजिनेशन में डूब जाता है जिसमें वो इस स्विम सूट में यामी को देख रहा था, जिसके कारण उसके नाक से खून आने लगता है। यामी देवेश की ठरकियों की तरह सोचते देख गुस्से में उसे शर्माते हुए मारने लगती है, कहती है तुम परवर्ट कहीं के। और देवेश बस उस स्विम सूट को लेकर हंसे जा रहा था। कुछ देर बाद यामी उस स्विम सूट को पैक करा लेती है। तभी देवेश एक और सुंदर सी स्विम सूट लेकर आता है और सेल्स गर्ल से कहता है कि इसे भी उसी साइज में पैक कर दो। यामी देवेश को उसे लेने से मना करने लगती है। तभी देवेश यामी के एकदम करीब आकर उसके कान में कहता है, मैंने इसे पसंद किया है ताकि तुम इसे सिर्फ मेरे सामने ही पहन सको। जिसे तुमने पसंद किया है उसे तुम चाहे जहां पहन सकती हो, लेकिन इसे सिर्फ मेरे ही सामने पहनना है। देवेश की बातें सुनकर यामी शर्म के मारे टमाटर जैसी लाल पड़ गई थी। उसके कान भी लाल पड़ गए थे, उसकी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस अकेले देवेश के साथ इस स्विम सूट में होने के सोचने मात्र से एकदम नर्वस हो जाती है, भले ही दोनों के बीच वो सब हो चुका था। एपिसोड 23 जेलसी, जलन। दोनों उस शॉप से सामान लेकर बाहर निकल आते हैं। यामी देवेश से मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर चलने के लिए कहती है। यामी अपने और देवेश के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस अपने दादाजी के जन्मदिन पर पहनने के लिए लेना चाहती थी। दोनों जल्द ही दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। दोनों वहां के एक स्टोर में चले जाते हैं। देवेश आगे जाता है। देवेश को देख वहां खड़ी सारी सेल्स गर्ल जैसे खोसी गई। उन सब ने पहले इतना हैंडसम लड़का अपने शॉप पर नहीं देखा था। इससे पहले यहाँ सिर्फ अधेड़ उम्र के लोग ही आए थे। एक लड़की तुरंत देवेश से बात करने के लिए पास जाती है। वो कहती है कि हेलो सर, हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। उस सेल्स गर्ल को देवेश से पहले बात करते देख बाकी की सेल्स गर्ल जलने लगती है। तभी वो सब देवेश के पीछे यामी को आते देख उनका सारा जोश धीमा पड़ जाता है। ऐसा नहीं था कि वो सब देवेश पर चांस नहीं मारना चाहती थी, लेकिन यामी के ब्यूटी के आगे वो सब फीकी पड़ रही थी, इसलिए उन सब ने हार मान ली थी। दोनों शॉप के अंदर आकर इधर उधर देख रहे थे। यामी काफी सारे ड्रेस को देखने के बाद एक ड्रेस सिलेक्ट करती है जो कि एक शर्ट पैंट थी। वो उसे लाकर देवेश को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में भेज देती है। कुछ देर बाद देवेश वो कपड़ा पहनकर बाहर आता है। देवेश उस वेस्टर्न कपड़ों में काफी हैंडसम और चार्मिंग लगा रहा था। देवेश को देख वहां खड़ी लड़कियां तो देवेश की दीवानी हो जाती है। एक सेल्स गर्ल देवेश के पास आकर कहती है, सर ये ड्रेस तो आप पर काफी जच रही है। वो देवेश से कहती है, सर क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? वो मन ही मन सोच रही थी कि भले ही मैं इस हैंडसम को पा नहीं सकती, लेकिन एक फोटो लेकर देख तो सकूंगी। देवेश उससे कहता है क्यों नहीं, दोनों एक सेल्फी क्लिक करते हैं। तभी वहां और भी दो सेल्स गर्ल आकर सेल्फी क्लिक करवा लेते हैं। देवेश को वहां किसी सेलिब्रिटी की जैसे फीलिंग आ रही थी। देवेश जैसे ही यामी की तरफ देखता है तो डर जाता है क्योंकि यामी उसे काफी गुस्से से घूर रही थी। देवेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यामी इतने गुस्से में क्यों है। इधर यामी बड़बड़ाए जा रही थी। देखा तो कैसे लड़कियों से चिपक रहा है, मन तो कर रहा है कि इन लड़कियों के साथ इसका भी सर फोड़ दूं। एक सेल्स गर्ल को देवेश के साथ और चिपकते देख अब यामी से रहा नहीं गया। वो तुरंत देवेश के पास जाकर उन सभी सेल्स गर्ल को देवेश से दूर करते हुए कहती है, ये क्या लगा रखा है? क्या आप सब ऐसे ही अपने सभी कस्टमर को परेशान करती हैं? यामी की डांट सुनकर वो सब उसे सॉरी बोलती हैं और वहां से जाने लगती है। एक सेल्स गर्ल जो देवेश से पहले कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, वो बड़बड़ाती है, ओवर प्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड कहीं की। ये कहते हुए वो यामी के पास से गुजर रही थी। यामी उसकी बात सुन लेती है और उसे घूरने लगती है। यामी को ऐसे जेलसी फील करते देख देवेश मन ही मन खूब हंस रहा था। यानी उन सभी सेल्स गर्ल को फिर से देखने लगती है जो दूर से ही अब भी देवेश को ही देखे जा रही थी। यामी देवेश से कहती है, तुम जाओ जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, इसे हम पैक करा लेते हैं। देवेश हाँ में सिर हिलता है और ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। देवेश के जाने के बाद वो सभी सेल्स गर्ल अपने अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वहां देवेश आ जाता है। यामी एक गाउन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या मैं ये वाली ट्राई करूं, मैं इसमें कैसी लगूंगी? देवेश एक सेल्स गर्ल को बुलाकर उस गाउन को निकालने को कहता है। वो सेल्स गर्ल कहती है, मैडम ये गाउन 50,000 की है, क्या आप सच में इसे ट्राई करना चाहती हैं?
यामी एक बार के लिए सेल्स गर्ल की बातें सुनकर चौंक जाती है, फिर वो कहती है आप निकालिए तो सही, पैसों की चिंता मत कीजिए। यामी उस ड्रेस को लेकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। अंदर यामी उस गाउन को पहन लेती है, लेकिन पीछे उससे गाउन का जिप बंद नहीं हो रहा था, तो वो ट्रायल रूम का दरवाजा हल्के से खोलकर सेल्स गर्ल को बुलाने लगती है। मगर उस सेल्स गर्ल ने उसे सुनते हुए भी इग्नोर करती है। ये वही सेल्स गर्ल है जो यामी से चिढ़ी हुई थी। वहां देवेश के अलावा और किसी को ना पाकर यामी फिर देवेश को ही अंदर बुला लेती है। देवेश एक कंफ्यूज सा चेहरा लेकर ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। यामी पहले तो शर्मा रही थी, लेकिन फिर वो अपने बाल आगे की साइड करते हुए देवेश से कहती है कि देवेश प्लीज क्या तुम ये जीप लगा दोगे। देवेश यामी के पीठ को साफ साफ देख पा रहा था। उसकी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। अचानक उसे वहां गर्मी लगने लगती है। भले ही कौन हो, उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। यामी उसे अभी तक खड़े देख कहती है देवेश क्या तुम जल्दी करोगे। यामी की बातें सुनकर देवेश को होश आता है। वो कहता है हाँ हाँ अभी करता हूँ। वो यामी के पीठ को चूम लेता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। देवेश के अचानक चूमने से यामी के शरीर में मानो एक कर्ट सा दौड़ उठता है। तभी यामी के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, कुछ देर हम ऐसे ही रहते हैं। यामी के कानों में वो आवाज पड़ते ही यामी मानो जाम सी गई थी। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर नर्वस होने के कारण कुछ कह नहीं पाए। देवेश और यामी एक दूसरे को हक किए कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। देवेश जैसे यामी के परफ्यूम की खुशबू में डूब जा रहा था। अब उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो एक हाथ से यामी की कमर और दूसरे हाथ में यामी का सिर पकड़कर आगे से यामी को किस करने लगता है। यामी भी उसे नहीं रोकती, वो भी देवेश का पूरा साथ देती है। किस करने के बाद देवेश यामी का जिप लगा देता है। दोनों ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां एक सेल्स गर्ल आ जाती है जो यामी को उस ड्रेस में काफी प्रशंसा करती है। फिर वो देवेश की तरफ देखते हुए उसे एक टिश्यू पेपर देते हुए कहती है सर आपके गालों पर लिपस्टिक लगी है। देवेश ये सुनते ही तुरंत टिश्यू पेपर लेकर अपने गाल साफ करने लगता है और यामी का गाल शर्म से लाल हो गया था। अब वो उस सेल्स गर्ल की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वो सेल्स गर्ल यामी को शर्माते देख समझ गई थी कि ट्रायल रूम में क्या हुआ होगा। वो यामी को देखकर मुस्कुराने लगती है। यामी तुरंत वहां से ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज कर वापस आ जाती है। तभी वहां एक 40 से 45 साल का आदमी एक 22-23 साल की लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले हुए आता है। वो लड़की यामी के हाथ में उस ड्रेस को देखते ही कहती है हनी मैं ये ड्रेस लेना चाहती हूँ, क्या तुम दिला दोगे। वो आदमी उस ड्रेस को देखते हुए वहां खड़ी सेल्स गर्ल से कहता है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। वो सेल्स गर्ल कहती है पर सर ये ड्रेस उन्होंने पहले पसंद किया था। जिस पर वो आदमी कहता है कि पर पेमेंट तो नहीं की, उसके प्राइस में 10,000 और ऐड कर दो और 10,000 मैं तुम्हें तुम्हारा कमीशन अलग से दे रहा हूँ, क्या अब भी तुम मुझे मना करोगी। अब सेल्स गर्ल हिचकिचाने लगी। सेल्स गर्ल को ऐसे हिचकिचाते देख देवेश सोचता है कि अच्छा तो बुढ़ू को मेरे साथ खेलना है, तो ठीक है। देवेश कहता है कि मैं इस ड्रेस के 2 लाख देता हूँ। 2 लाख सुनकर तो वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। अब उस आदमी में भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं थी। देवेश फिर उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वैसे भी ये ड्रेस इसके साइज की नहीं है। वो लड़की यामी से हाइट में काफी छोटी थी। पहले तो यामी ही देवेश के लिए ड्रेस लेना चाहती थी, मगर यहाँ सब उल्टा हो गया। देवेश ने ही उस गाउन के लिए पेमेंट कर दिया था। दोनों माल से बाहर आ जाते हैं। यामी देवेश से कहती है कि देवेश चलो तुम्हारे विला चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट सोचा है। देवेश कहता है कि कैसा गिफ्ट। यानी कहती है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें दूंगी। देवेश यामी से कहता है क्या तुम मुझे उसे ड्रेस के खरीदने के बदले वो गिफ्ट देना चाहती हो, अगर ऐसा है तो मैं नहीं लूंगा। यामी उससे मना करते हुए कहती है कि इसमें क्या है, तुमने मेरे लिए ड्रेस ली और मैंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट मैंने यहाँ आने से पहले से ही सोच रखा था। एपिसोड 24 गिफ्ट। देवेश और यामी विले के लिए कार से निकल गए। रास्ते में देवेश क्यूरियस होकर पूछता है कि तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाली हो। यामी कहती है कि वो मैं अभी नहीं बताने वाली। देवेश यामी की बातें सुनकर शांत हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर यामी ने क्या सरप्राइज प्लान किया होगा। दोनों जल्द ही नंबर 1 रेजिडेंट में आ जाते हैं। वे दोनों अंदर जाते हैं। देवेश यामी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने। यामी कहती है ठीक है जाओ। देवेश यामी को कुछ याद दिलाना चाहता था। वो ये याद दिलाना चाहता था कि यामी ने उससे शर्त लगाई थी, जिसे हारने के बाद उसे स्विम सूट में देवेश के साथ स्विमिंग करना है। लेकिन यामी की तरफ से कोई रिएक्शन न देख देवेश अकेले ही विले में बने स्विमिंग पूल पर चला जाता है।
देवेश पूल के बगल में बैठा था, तभी एक आवाज आती है। हे देवेश! ये सुनते ही जैसे उसने उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आई थी, तो देखकर एकदम बर्फ की तरह जम गया। उसकी धड़कनें एकदम बढ़ जाती है क्योंकि उसके सामने यामी स्विम सूट में खड़ी थी। वही स्विम सूट पहनकर जिसे अभी कुछ देर पहले ही माल से देवेश ने पसंद किया था। उस स्विम सूट में यामी के शरीर का 90% भाग दिख रहा था। हालांकि देवेश ने यामी को इससे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इतने ध्यान से कभी नहीं। देवेश उसे लगातार एकटक देखे ही जा रहा था। देवेश को ऐसे एकटक देखते देख यामी उसके पास आकर कहती है, क्या अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा? देखो, मैंने आज अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। यामी की बात सुनकर देवेश को होश आता है। वो कहता है कि हाँ हाँ, तुमने पूरा कर दिया, लेकिन जब जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम मुझे और अच्छी और अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगने लगती हो। इस स्विम सूट में तो कहने ही क्या एकदम कहर ढा रही हो। अब यामी देवेश की बातें सुनकर शर्माने लगती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि देवेश उसकी इस तरह से प्रशंसा करने लगेगा। वो उसके बगल में बैठ जाती है, अपना पैर पूल में डालकर। यामी अपने साथ कुछ फ्रूट्स भी लाई थी, वो उसे बड़े प्यार से देवेश को खिलाने लगती है। देवेश कहता है कि ये फ्रूट्स तो तुम्हारे हाथों से खाने पर और भी मीठे लग रहे हैं। ये कहते हुए वो यामी की उंगली को काट लेता है। यामी तुरंत अपना हाथ दूर कर लेती है और कहती है कि देवेश तुम भी। यामी इतना ही कह पाई थी कि देवेश तुरंत पूल में कूद जाता है, जिसके कारण यामी भी भीग जाती है। देवेश स्विमिंग करते हुए पूल के उस पार जाता है और फिर बैक फ्लिप मार कर तेजी से स्विम करते हुए इस पार यामी के पास आ जाता है। यामी उसकी स्विमिंग स्किल को देखकर इंप्रेस हो गई थी। यानी कहती है कि देवेश तुम तो काफी अच्छा स्विमिंग करते हो। देवेश कहता है, हाँ, क्योंकि मैं इसे कॉलेज टाइम में करता था। यामी, क्यों न तुम भी मेरे साथ स्विमिंग करो? जिस पर यामी कहती है कि नहीं नहीं देवेश, मुझे तैरना नहीं आता। देवेश यामी की बात पर हैरान होते हुए कहता है, क्या बात कर रही हो? आरडीजे कंपनी की जनरल मैनेजर को तैरना नहीं आता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यामी कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं दूसरे गर्ल्स के साथ स्विमिंग करने नहीं जाती थी। मैं उसके बदले बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स को लाइब्रेरी में पढ़ने चली जाती थी। यामी की बात सुनकर देवेश कहता है, और तभी तो तुम इतनी यंग एज में और आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी को संभाल लेती हो। लेकिन यामी, तुम्हें उस टाइम थोड़ा तो फन कर ही लेना चाहिए था। वैसे भी बीता समय दोबारा नहीं आता। चलो, तुमने उस समय स्विमिंग नहीं सीखा तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इस टाइम सिखा देता हूँ। इतना कहकर देवेश यामी को किनारे से पूल में उतार लेता है। यामी डरने लगती है। वो कहती है, नहीं नहीं देवेश, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे डर लग रहा है। देवेश उसे कमर से पकड़ लेता और कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर। यामी कहती है, ठीक है, और फिर पानी में हाथ पैर मारकर प्रैक्टिस करने लगती है। यामी को ऐसे ही हाथ पैर पानी में मारते देख देवेश हंसे जा रहा था। कुछ देर बाद जब यामी थक जाती है और वो देवेश की कमर को अपने पैरों से लॉक कर लेती है, इसके बाद सीधे देवेश को किस कर देती है। यामी के ऐसा करने से देवेश की धड़कन एकदम बढ़ जाती है और उसका गाल लाल हो जाता है। वो यामी के इस हरकत से एकदम हैरान था, क्योंकि इससे पहले कभी भी किस यामी ने नहीं बल्कि देवेश ने पहले पहल की थी, लेकिन आज किस की पहल पहले यामी ने की, इसलिए वो थोड़ा हैरान था। यामी कहती है कि ये रहा मेरा गिफ्ट जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, कैसा लगा? देवेश कहता है, ये स्ट्रॉबेरी तो काफी मीठे थे, मुझे ये गिफ्ट काफी पसंद आया। अब यामी शर्माने लगती है। वो अभी कुछ देर पहले ही स्ट्रॉबेरी खा रही थी, शायद उसी का फ्लेवर था। यामी अभी भी देवेश के ऊपर ऐसे ही कमर लॉक किए और उसके गर्दन में हाथ डाले हुई थी। देवेश कहता है, मुझे ये स्ट्रॉबेरी और टेस्ट करना है। इतना कहकर वो यामी को किस करने लगता है। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक स्विमिंग पूल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद दोनों शॉवर लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। देवेश यामी के लिए डिनर बाहर से मंगवाता है और दोनों डिनर एंजॉय करने लगते हैं। डिनर करने के बाद यामी देवेश के बेड पर दो पुराने से सिले हुए तकियों को देखने लगती है। उसे ऐसे देखते देख देवेश कहता है, ये मैं इसे अनाथालय से लाया था, मैं पहले वही काफी साल रहा था, उसके बाद मुझे सुमन आंटी ने गोद ले लिया, मुझे इन तकियों से काफी लगाव है। यामी देवेश को देखते हुए कहती है, देवेश क्या तुम अनाथ हो? देवेश कहता है, हाँ पहले मैं था, लेकिन अब मेरे साथ मेरी आंटी और एक छोटी बहन है। यामी उसे सॉरी बोलते हुए कहती है, मुझे पहले नहीं पता था। देवेश कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुम्हें कहाँ से पता रहेगा, मैंने पहले तुम्हें बताया ही नहीं। चलो अच्छा, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। यामी देवेश को बात पलटते देख समझ जाती है कि देवेश उस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो भी हाँ बोलकर बेड पर सो जाती है। एपिसोड 25 शादी की बात।
दोनों काफी थकाने के कारण रात 10 बजे तक सो गए थे। रात में लगभग 11 बजे देवेश का फोन रिंग करने लगता है। देवेश फोन लेकर कमरे से बाहर चला जाता है ताकि यामी डिस्टर्ब ना हो। कॉल पिक करके कहता है, हेलो आंटी, आप कैसी हो? कॉल के दूसरी तरफ से सुमन कहती है, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, क्या तुम ठीक हो? बेटा, मैंने सुना कि तुमने पूजा से ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम अब ठीक हो? देवेश कहता है, अरे आंटी, आप तो जानती हैं न कि आपका बेटा कैसा है। सुमन कहती, हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो चिंता लगी रहती है। चलो कोई बात नहीं, पूजा से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं थी। वैसे जो हमारे बगल की सविता है, उसकी बेटी काजल काफी बड़ी हो गई है। मैंने उनके परिवार से तुम्हारी शादी की बात की है। वे लोग तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। सैफरन होटल में कल सुबह पहुंच जाना। देवेश सुमन की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये क्या आंटी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। सुमन कहती है, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, कल जाना, मिल लेना। देवेश कहता है, आंटी, आप तो मुझे बचपन से जानती हैं। सुमन कहती, हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो ये करने को कह रही हूँ ताकि तुम ब्रेकअप को जल्दी से भूल जाओ। मुझे तो तुम्हारा बस हंसता खेलता परिवार ही देखना है और 3-4 पोते पोतियां चाहती हूँ, बस। पर आंटी, देवेश इतना ही कह पाया था कि सुमन के कहती है, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें जाना है तो जाना है, बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। कल अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाना। देवेश मान गया था क्योंकि वो जानता था कि उसकी आंटी उसे भेज कर रहेंगी, चाहे जो हो जाए। वैसे भी उसे सिर्फ मिलने ही तो जाना था, कौन सा रिश्ता फिक्स हो गया था। सुमन कहती है, ये हुई ना बात, मेरा प्यारा बच्चा, जाओ जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हें सुबह जल्दी भी तो उठना है। इतना कहकर सुमन फोन रख देती है। देवेश कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर अंदर चला जाता है। वो यामी को बेड पर सोता देखता है, जो सोते हुए मुस्कुरा रही थी। यामी को देख देवेश भी मुस्कुराने लगता है। देवेश यामी के पास जाकर उसके चेहरे से उसके बाल हटाते हुए कहता है, मिस यामी, पता नहीं कब मैं आपको चाहने लगा, पता नहीं आप भी वैसा फील करती है जैसा कि मैं करता हूं आपके लिए, या फिर ये रिश्ता सिर्फ ऐसे ही है। इतना कहकर देवेश सोफे पर जाकर सो जाता है। सुबह होती है, यामी उठ जाती है। वो सोफे की ओर देखती है तो देवेश वहां नहीं था। वो बेड से उठकर नीचे आती है तो देखी है कि नीचे टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए काफी सारे डिश रखी गई थी। तभी वहां देवेश आता है, जो यामी को सीढ़ियों पर देखते ही कहता है, तो तुम उठ गई, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यामी देवेश के इस जेस्चर से काफी खुश हो गई। पहले तो देवेश सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट ही किया करता था, लेकिन अब बदलाव उसमें साफ साफ देखा जा सकता था। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। देवेश यामी को उसके ऑफिस के बाहर तक छोड़ देता है और उसके बाद सैफरन होटल की तरफ निकल पड़ता है। जल्दी ही वो होटल पर पहुंच जाता है। वो वहां वेटर से मिस सविता के नाम का रिजर्वेशन का पूछता है तो वेटर उसे एक प्राइवेट रूम के पास लाकर छोड़ देता है। देवेश दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। उसे देखकर सविता खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम ही देवेश हो? हाँ, मैं ही देवेश हूँ, देवेश ने कहा। सविता कहती है, चलो मैं तुम्हें सबसे मिला देती हूँ, मैं काजल की माँ सविता हूँ। ये काजल और ये मेरा छोटा बेटा सोहित और ये काजल की आंटी है। देवेश सविता और काजल की आंटी से नमस्ते करता है। सविता कहती है, अरे तुम वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आकर बैठो, ये लो कॉफी पियो। देवेश वहां लगी चेयर पर बैठ जाता है। सविता आगे कहती है, मैंने सुन रखा था कि तुम रियल एस्टेट में काम करते हो, तो क्या तुम हमें एक बढ़िया सस्ता घर दिला दोगे? देवेश कहता है, आंटी, रियल एस्टेट का काम तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। उसके बाद मैं आरडीजे कंपनी में एड डिपार्टमेंट में काम करता था, फिर वहां से भी फायर हो गया। सविता कहती है, क्या फायर हो गए, यानी कि अब तुम बेरोजगार हो? देवेश कहता, नहीं, मैं अब टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। सविता चिल्लाते हुए कहती है, टैक्सी ड्राइवर, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? काजल सविता को शांत करते हुए कहती है, अरे माँ, शांत हो जाओ, वैसे देवेश दिखने में काफी अच्छा है, बाद में वो दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा। सविता शांत होते हुए बोली, वैसे मेरी बेटी बैंक में काम करती है, क्या तुम उसे 20 से 25 लाख का कोई घर दिला दोगे और मेरे बेटे को कोई 15 से 16 लाख की कार दिला सकते हो? ये सुनते ही देवेश के मुंह से कॉफी बाहर आ जाती है। काजल भी एक मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो तुम इतना तो कर ही सकते हो। देवेश मन ही मन सोचता है, 20 और 15 लाख, कुल टोटल 35 लाख कम से कम। ये लोग शादी का सोच रहे हैं या अपनी बेटी बेच रहे हैं? वैसे लड़का तो मैं हूं, फिर ये लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं? सविता कहती है, वैसे भी तुम अनाथ हो तो तुमसे कोई जल्दी शादी के लिए राजी नहीं होगा।
देवेश मन ही मन कहता है, ओ अच्छा तो ये बात है, मैं अनाथ हूं तो मुझसे ही डिमांड की जाएगी। देवेश कहता है और कुछ बाकी है तो वो भी कह दीजिए, शर्माइए नहीं। तभी काजल की आंटी बोलती है, मेरे दामाद ने मेरे बेटे को 20 लाख की एक कार गिफ्ट की थी और उसने मेरी बेटी के लिए 35 लाख का घर भी खरीदा था। ये सुनते ही सोहित में मानो जोश आ गया। वो बोल पड़ा, मैंने सुना है कि जिस अनाथालय में तुम थे वो बंद होने वाला है और वे लोग सभी अनाथालय के बच्चों को उनमें से कुछ पैसा और जमीन दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सोहित इतना ही कह पाया था कि उसके ऊपर एक गर्म कॉफी की कप गिरती है, जिससे सोहित जलन के मारे चिल्लाने लगता है। ये कांड किसी और ने नहीं बल्कि देवेश ने ही किया था। देवेश वहां से कहते हुए निकल जाता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग लालच में इतने अंधे हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी सोहित के ऊपर के गिरे कॉफी को जल्दी जल्दी पोंछने लगते हैं। तभी सोहित गुस्से में उठते हुए खिड़की के पास जाकर कहता है, देवेश के बच्चे तेरी तो। इतना कहकर नीचे पार्किंग लॉट में खड़े देवेश के ऊपर गमला फेंक देता है। देवेश तुरंत साइड होकर बच जाता है। देवेश अपने ऊपर देखते हुए बोला, खैर तुमने मुझ पर हमला किया पर मुझे नहीं लगी। इतना कहकर अपनी जेब से चाबी निकालते हुए बोला, लेकिन मेरे कार पर जरूर डेंट लग गया है। अब बताओ तुम लोग इसकी भरपाई कैसे करोगे। देवेश की बातें सुनकर उन तीनों के होश उड़ गए। एपिसोड 26D के कमर्शियल पोर्ट। चारों नीचे पार्किंग लॉट में आते हैं। सोहित सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्या ये सच में तुम्हारी कार है। देश कहता है, हाँ मेरी ही कार है। पहले तो ये बताओ कि तुम इसके लिए भरपाई कैसे करने वाले हो। ये कार 100 करोड़ की है तो इसे सही करवाने में मुझे लगभग 60 से 70 लाख तो लग ही जाएंगे। तो तुम एक काम करो, मुझे 50 लाख ही कॉम्पनसेट कर दो। तो बताओ पैसे चेक से दोगे या फिर बैंक ट्रांसफर करोगे। तभी सविता कहती है कि देवेश ये स्पोर्ट कार तुम्हारी है। अब देवेश चिढ़ गया था। वो गुस्से से कहता है, नहीं नहीं, ये कार मेरी नहीं है, ये तो आपकी है। फालतू की बातें करना छोड़िए। आंटी पहले तो ये बताए आप पैसे कैसे दे रही है। मेरे पैसे मुझे 7 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। तभी वहां काजल आती है। वो देवेश से कहती है कि शांत हो जाओ। देवेश, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। देवेश कुछ देर काजल के फेस को दिखता है। फिर दोनों वहां से कुछ दूर चले जाते हैं। देवेश काजल से कहता है, कहो तुम्हें क्या बात करनी थी। काजल कहती है, देवेश तुमने ये अच्छा किया कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मैं तुमसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। रही बात कार के डेंट की, जितना तुमने मांगा था उतना तो नहीं है मेरे पास। मैंने कई साल से सेविंग करके रखी थी। काजल एक कार्ड देवेश को देते हुए कहती है, इसमें 8 लाख है, बाकी का मैं धीरे धीरे तुम्हें दे दूंगी। आशा करती हूँ मेरे भाई और हम सब के बर्ताव के लिए माफ कर दोगे। इतना कहकर काजल एक स्माइल पास करती है। देवेश उसकी आंखों में देख पा रहा था कि उसे कितना रिग्रेट है और उसने बड़े मेहनत से ये पैसे कमाए होंगे। देश वो कार्ड ले लेता है और उसका फोन नंबर भी ले लेता है। वो अपने कार को लेकर वहां से जाने लगता है। सविता काजल से पूछती है कि क्या देवेश उससे शादी करने के लिए मान गया। काजल ना में सिर हिलाती है, जिस पर सविता उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और कहती है, तुम किसी काम की नहीं हो। इतना कहकर सविता और सोहित वहां से जाने लगते हैं और काजल वहीं खड़ी रह जाती है। उन दोनों के जाने के बाद आखिर उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कब से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी मगर अब उससे नहीं रुके। ये सब होते हुए देवेश अपनी गाड़ी के रियर मिरर से देख रहा था। अब उसे काजल के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फैमिली मैटर सोचकर वो वहां से निकल गया। कुछ देर कार चलाने के बाद उसे याद आया कि कल रात शॉपिंग करने के बाद विले पर आने पर यामी ने उसे ऐप पर 5 स्टार रिव्यू दिया था। उस समय गिफ्ट के चक्कर में देवेश ने चेक नहीं किया था कि तो वो इस समय सिस्टम को चेक करने लगता है तो उसे रिवॉर्ड में डी के कमर्शियल एरिया और 2 लाख पॉइंट मिले थे। देवेश कहता है डी के कमर्शियल एरिया। उसके इतना कहते ही वहां सारा आ जाती है जो उसे डी के कमर्शियल एरिया के बारे में बताने लगती है। ये एरिया दिल्ली में यमुना नदी के एकदम किनारे पर है, जहां यमुना नदी के जरिए इंटरनल गुड्स सप्लाई दूसरे जगह पर की जाती है, क्योंकि यमुना नदी भारत के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों में से एक है। तो ये पोर्ट है, देवेश ने कहा। सारा कहती, हाँ पोर्ट तो है ही, और यहाँ लोग बोट राइडिंग भी करते हैं और इसमें एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है जहां कई प्राइवेट जेट है। लेकिन ये एरिया कई साल से लॉस में चल रहा है क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। देवेश कहता है, ओ अच्छा तो मैं अब समझा। तभी सारा कहती है, मास्टर चाहे तो आप इसे बेच भी सकते हैं। देवेश कहता है, नहीं वैसे भी मुझे पैसों की कमी थोड़ी है। सिस्टम ने मुझे अभी तक 5,000 करोड़ रुपए दे दिया है। होटल, कैबर कंपनी और विले से कमाई अलग अलग ही चल रही है। अब मुझे भारत का सबसे अमीर बिजनेसमैन बनना है। तभी सारा कहती है, वाह मास्टर आप तो कमाल के हैं, आप पर तो मेरा दिल ही आ गया।
देवेश कहता है चल झूठी, तेरे पास दिल भी है, तू तो एक एडवांस से है। सारा कहती है मास्टर आप शब्दों पर नहीं भावनाओं पर जाए। देवेश कार में डीके कमर्शियल इंटरनल पोर्ट का मैप देखते हुए निकल पड़ता है। वो वहां के हेड मैनेजर सुमित कपूर को फोन पर एक मीटिंग करने के लिए भी कह देता है। जल्द ही वो डीके कमर्शियल एरिया में पहुंच जाता है। वो अंदर पोर्ट के बोट क्लब वाले एरिया में जाता है जहां काफी लोग यमुना में बोटिंग कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के मोटे से आदमी पर पड़ती है जिसे एक लड़की सेड्यूस करते हुए कह रही थी, मैनेजर मदन मुझसे एक बोट का किनारे पर लड़ने के कारण कुछ भाग टूट गया है, कहीं आप इसके लिए मुझसे पैसे तो नहीं लेंगे। लड़की मदन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। मदन कहता है अरे नहीं नहीं, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आज रात आ जाना, सब माफ हो जाएगा। वो लड़की कहती है ठीक है मिस्टर मदन। देवेश उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो मदन से कहता है तुम ऐसे कैसे इसे बिना पैसे के छोड़ सकते हो। मदन को देवेश का इंटरफेयर अच्छा नहीं लगा। वो बोला मैं इस बोट क्लब का मैनेजर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले, जो करने आए हो वही करो और करके निकल जाओ। देवेश कहता है ठीक है आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए, मैं चला जाता हूँ। देवेश मन में सोचता है कि ऐसे लोगों की वजह से ही पोर्ट इतनी घाटे में चल रही है। वो जल्द ही पोर्ट के मेन ऑफिस में आ जाता है। वो वहां रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के पास जाता है। वो लड़की कहती है हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। देवेश कहता है मेरा नाम देवेश राय है और मैं यहाँ सुमित कपूर से मिलने आया हूँ। वो लड़की देवेश का नाम सुनते ही कहती है सर आप मेरे पीछे आइए, हेड मैनेजर कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो लड़की देवेश को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर तक छोड़ देती है। हेड मैनेजर सुमित देवेश से हाथ मिलाते हुए बोला हेलो मिस्टर राय, आपका यहाँ स्वागत है। देवेश अंदर जाकर वहां लगी मेन चेयर पर बैठ जाता है। देवेश कहता है मीटिंग शुरू कीजिए। सुमित हिचकिचाते हुए कहता है कि मी राय, अभी बोट क्लब के मैनेजर मिस्टर मदन नहीं आए हैं। करीब 15 मिनट बाद दरवाजा खोलते हुए मदन आता है और कहता है मुझे देरी से आने के लिए माफ कीजिए, मुझे थोड़ा जरूरी काम करना था। जैसे ही उसकी नजर सामने के चेयर पर बैठे देवेश पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो समझ गया कि इस पोर्ट का नया मालिक यही है। देवेश एक झलक मदन को देखने के बाद कहता है मुझे तुम जैसे झूठे, कामचोर और घटिया लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से अभी निकाल दो। देवेश के कहने की ही देर थी कि 2 सिक्योरिटी गार्ड मदन को वहां से ले गए। देवेश बाकी सभी से आगे कहता है मुझे इस पोर्ट से बहुत सारे ट्रेड करना है और बाकी की जगह से एविएशन से भी ट्रेड करना है। मुझे कामचोरी पसंद नहीं, जल्दी ही पूरे डी के एरिया को रिनोवेट कर दिया जाएगा। बस मीटिंग यही खत्म, मुझे बस आप लोगों से अच्छे रिजल्ट की आशा है। एपिसोड 27 इंतजार। देवेश कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर सभी एम्प्लॉय कान लगाकर कॉन्फ्रेंस रूम की बातें सुन रहे थे। अचानक देवेश के बाहर आने से वे लोग वहां से तुरंत हट नहीं पाए। देवेश उन लोगों को मुस्कुराते हुए देखता है और फिर पीछे मुड़कर सुमित से कहता है सभी एम्प्लॉय की सैलरी 20% बढ़ा दी जाए और साथ में मैनेजर की भी 20% बढ़ा दीजिए। देवेश की यह बातें सुनकर तो वहां के सभी एम्प्लॉयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो सभी लोग देवेश को थैंक यू बोलते हैं। देवेश इतना कहकर वहां से निकल गया। देवेश कार में बैठने ही वाला था कि उसका फोन डिंग करता है। देवेश फोन देखता है तो द डार्क मून होटल के मैनेजर रविंद्र ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि उसके नाम पर एक पेंटिंग कोई देकर गया है, जिसके रिप्लाई में देवेश लिख देता है कि उसे ले लो, मैं आकर उसे ले जाऊंगा। इतना कहकर जैसे ही फोन वापस अपने पॉकेट में रखता है कि उसका फोन रिंग करने लगता है। देवेश फोन चेक करता है तो ये नोएडा के उसी वॉच सेंटर से कॉल था जहां से देवेश ने करीब 1 हफ्ते पहले एक घड़ी ऑर्डर की थी। देवेश कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से आवाज आता है मीराय, आपकी पाटेक फिलिप सन मून 6 मॉडल वॉच आ गई है, आज शाम तक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी, तो क्या आप आज शाम घर पर हैं? नहीं, मैं आज शाम घर पर नहीं रहूंगा, देवेश ने कहा। तो उस तरफ से आवाज आती है तो सर आप अपना पता बता दीजिए, मैं खुद वही लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ये घड़ी आपके अलावा हम किसी और के हाथों में नहीं दे सकते। देवेश कहता है ठीक है, फिर तुम इसे लेकर रविशंकर पैलेस आ जाना, मैं वही रहूंगा। इतना कहकर देवेश फोन रख देता है और वहां से कार भगा कर निकल जाता है। शाम के 7 बजे शाम का समय। रविशंकर पैलेस। देवेश बाहर पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करता है। वहां से निकलकर वो अंदर पैलेस में जाने ही वाला था कि उसकी नजर वहां बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ता है, जो पैलेस में नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही हो। वो हल्के ग्रीन कलर की उस गाउन में काफी खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी।
कुछ लोग तो शायद उसे ही देखने के लिए अंदर नहीं जा रहे थे, कई मेहमान उससे हाथ मिलाते फिर अंदर चले जाते। लेकिन वो वहीं शांति से खड़ी थी और उसकी नज़र बेचैनी लिए किसी को ढूंढ रही थी। उस लड़की ने अपने हाथों में लिमिटेड एडिशन का छोटा सा पर्स भी ले रखा था। उसके बाल खुले थे। जब जब वो अपने लटों को हाथों से कानों के पीछे करती, तब तब वहां खड़े सिंगल लड़कों के दिलों पर 100 प्यार की तीर चल जाते। उसे लड़की ने थोड़ा सा मेकअप भी किया था, जो उसके चार्म को और भी बढ़ा रहा था। देवेश उसे पहचान जाता है, ये कोई और नहीं यामी ही थी। देवेश उसके पास जाकर उसके कानों में कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही यामी के गाल लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोली, इसके लिए थैंक यू, और आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो इस सूट में। देवेश कहता है, अरे नहीं, जरा अपने सामने उन लड़कों को तो देखो जो तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ बाहर खड़े हैं। यानी एक नज़र उन सब की ओर देखती है तो वे लोग यामी को देखते ही वे सब इधर उधर देखने लगते हैं। कोई फोन पर झूठ की बात करने लगता है, मानो वो सब काफी बिजी लोग हैं और यामी को न देख रहे हो। ये देख यामी मुस्कुराने लगती है। वो देवेश से कहती है, चलो अंदर चले, वैसे भी हम लेट हैं, पार्टी कब की शुरू हो गई है। यामी थोड़ा अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा थोड़ी इंतजार कर रही थी, मैं तो खुद अभी अभी आई हूँ। देवेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या सच में तुम अभी आए हो और मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। देवेश के अचानक यहाँ हाथ पकड़ने से यामी की हॉट बीट फास्ट हो जाती है। यामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसका झूठ पकड़ा गया था। वो तुरंत बहाना करते हुए कहती है, देवेश जल्दी चलो, मेरे दादाजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देवेश यामी को बात पलटते देख समझ गया कि सच में यामी उसी का इंतजार कर रही थी। इसके बाद सिर्फ मुस्कुराता रहा, कुछ नहीं बोला। वो यामी के साथ अंदर चला गया। अंदर का माहौल एकदम भरा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां आए थे तो कुछ अपने बेटों को भी साथ लाए थे, ताकि दूसरे बड़े बिजनेसमैन से अपने बच्चों की भी पहचान हो जाए। अंदर की लाइटें जब यामी पर पड़ती है तो वो और भी चार्मिंग लगने लगती है। देवेश तो उसे देखते ही रह जाता है। वहां खड़े कई लोग बातें करने लगते हैं, अरे ये तो मिस यामी है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दूसरा कहता है, अरे तुम ये छोड़ो, उनकी काबिलियत इतनी है कि उन्होंने आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी को जमीन से शिखर पर पहुंचा दिया है, वो भी इतनी कम उम्र में। वो इस खानदान की बड़ी बेटी है, खूबसूरती के साथ उनका तेज दिमाग भी है, उनकी पोजीशन तो हम लोगों से भी आगे की है। चलो एक बार उनसे मिल लेते हैं। वे लोग यामी से हाथ मिलाते हैं। यामी भी उनसे हेलो करती है और कुछ बातें करती है। फिर यामी देवेश के साथ आगे चली जाती है। एक आदमी अपने बेटे से बोल रहा था कि ये इस खानदान की सबसे बड़ी बेटी है, यामी सिंह, जो अपनी फैमिली का लगभग सारा बिजनेस संभालती है, और दूसरी बेटी तो बस इधर उधर पैसे उड़ाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही इनके जायदाद की वारिस होगी। अगर तुम कुछ और काबिल होते तो मैं तुम्हारी शादी की बात उसके दादा रविशंकर से बात करता, लेकिन तुम तो एकदम नालायक हो, बस बाप का पैसा अपने दोस्तों के साथ उड़ाते रहते हो, कुछ सीखो। इससे कि लड़की होते हुए भी कैसे बिजनेस करते हैं, और तुम ये कहते हुए वो गुस्से से अपने बेटे को देख रहे थे। वो लड़का भी शर्म से सिर झुकाए बस अपने पिता की बातें सुन रहा था। दूसरी ओर कुछ बिजनेसमैन के बेटे भी यामी को देख रहे थे। वे सब तो उसे देखते ही रह गए थे। एक उनमें से बोल पड़ा, अगर यामी की शादी मुझसे हो जाए तो करोड़ों की कंपनी मेरी हो जाएगी। एक बोला, कंपनी छोड़ मेरा, बस मिस यामी से शादी हो जाए वही काफी है। दूसरा उसको सिर पर टिप्पणी मारते हुए बोला, अबे सपने देखना बंद कर, वो मिस यामी है, हम जैसे लोगों को भाव भी नहीं देती। तभी एक लड़का बोल पड़ा, अबे वो देख, उसके साथ चल रहा लड़का तो काफी हैंडसम है, कहीं वो मिस यामी का बॉयफ्रेंड तो नहीं। दूसरा लड़का बोला, अरे हाँ, जैसे वो मिस यामी के साथ चल रहा है, लग तो यही रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि मिस यामी का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। ये लड़का तो लकी है यार, इसको ब्यूटी और मनी दोनों ही मिल गई। वहां आए सभी लड़के देवेश के यामी के साथ होने से जल रहे थे। वहीं लड़कियों का हाल भी कुछ ऐसा ही था कि जो देवेश को देखे जा रही थी और यामी से जल रही थी। यामी अपने दादाजी के पास जाकर उन्हें बर्थडे विश करती है। उसके दादाजी यानी रविशंकर सिंह देवेश को देखकर यामी से कहते हैं, यामी जरा हमें भी तो अपने इस फ्रेंड से मिलवाओ, आज तक तो तुम किसी भी मेल फ्रेंड को घर नहीं लाए, मुझे तो लगा था कि सिर्फ लड़कियां ही तुम्हारी दोस्त है। देवेश सोचता है कि यानी मैं यामी का पहला मेल फ्रेंड हूं। वो ये सोच ही रहा था कि किसी की चिल्लाने की आवाज आए। यामी, क्या तुम इतनी नीचे गिर गई हो कि एक टैक्सी ड्राइवर को यहाँ इस दिन लेकर आ गई। वो लड़की रविशंकर के पास जाकर कहती है, दादाजी ये लड़का एक टैक्सी ड्राइवर है, इसे कंपनी ने एक स्पोर्ट कार क्या दे दिया, ये तो घमंडी हो गया है, और यहाँ तक कि इसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश भी की थी। एपिसोड 28 बर्थडे गिफ्ट।
ये सब बोलने वाली लड़की यामी की चचेरी बहन आरोही थी, जिसे कल ही देवेश ने केपी रोड से द डार्क मून होटल तक छोड़ा था। आरोही की बात सुनकर यामी के दादा रविशंकर और उसके पिता राजवीर गुस्से से देवेश को देखने लगते हैं। पहले तो राजवीर को देवेश का उसके बेटी के साथ होने पर ठीक लग रहा था, लेकिन आरोही की बात सुनकर अब उनका देवेश पर से भरोसा उठ रहा था। तभी यामी बोल पड़ती है, आरोही तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बातों पर सब भरोसा कर लेंगे मेरे रहते हुए? देवेश तुम्हें क्यों सेड्यूस करेगा? सबको पता है कि तुम कैसे कपड़ों की तरह लड़के बदलती रहती हो। रविशंकर सोचता है यामी की बातों में तो लॉजिक है, यामी काफी सुंदर है और वही आरोही एवरेज है। वो जानता था कि उसकी छोटी पोती थोड़ी बिगड़ेल है, इसलिए वो अब गुस्से से आरोही को देखने लगता है। आरोही घबराते हुए कहती है, चलो अच्छा मान लिया कि इसने मुझे सेड्यूस नहीं किया, लेकिन ये है तो एक टैक्सी ड्राइवर ही, भला तुम इसके साथ कैसे हो सकती हो? आरोही को अपने बातों से मुकरते देख रविशंकर राजवीर समझ गए थे कि उसकी सेड्यूस करने वाली बात झूठी थी। रविशंकर थोड़ा सख्त आवाज में यामी से कहते हैं, यामी क्या ये सच है? यामी कहती है, हाँ ये सच है, लेकिन वो कार देवेश की है, उसे कंपनी ने नहीं दिया। आरोही कहती है, ये तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड ही बताएगा। इतना कहते हुए वो अपने साथ एक लड़के को ला रही थी, जो 27 से 28 साल का था। वो लड़का सबसे हेलो करते हुए बोला, मेरा नाम मोहित राय है, मैं कैबर टैक्सी कंपनी में मैनेजर हूँ। और ये मैं बता दूं कि हमारी कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रीमियम सर्विस लाई थी, जिसमें कस्टमर को स्पोर्ट कारों की राइड दी जाती है। इतना कहकर वो रविशंकर के पास गया और उन्हें बर्थडे विश किया और गिफ्ट के रूप में उन्हें कुछ पुराने सिक्कों का कलेक्शन दे दिया। उसने आरोही से सुन रखा था कि उसके दादाजी को पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक है, इसलिए अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए उसने ये गिफ्ट तैयार किया था। आरोही कहती है, दादाजी मोहित ने ये गिफ्ट कई दिनों के मेहनत के बाद तैयार किया है। इतना कहने के बाद वो यामी की तरफ देख रही थी। मोहित अब आरोही के पास आकर देवेश को देखने लगा और सोचने लगा कि इसे क्या लगा कि अरे गैर जो भी हो, वो सभी यहाँ आकर रिच होने का नाटक कर लेंगे। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहां दो लोग आए जो देवेश को ढूंढ रहे थे। देवेश उन्हें अपने पास बुलाता है। देवेश उनमें से एक को पहचान गया, ये वॉच सेंटर का मैनेजर था। वो देवेश के पास आकर एक पेपर पर साइन करवाता है और फिर उसे एक बॉक्स देते हुए बोला, सर यह रही आपकी वॉच। देवेश कहता है, ओ अच्छा। वो हाथ बढ़ा कर लेने ही वाला था कि मैनेजर बोल पड़ा, सर क्या आप इसे अभी पहनना नहीं चाहेंगे? इतना कहकर वो बॉक्स ओपन कर देता है। वहां खड़े एक बिजनेसमैन की नजर जैसे ही उस घड़ी पर पड़ती है, वो बोला, ये वॉच। उसने ये शब्द काफी जोर से कहे थे, जिसके कारण सबका ध्यान उस घड़ी की तरफ चला जाता है। तभी एक बिजनेसमैन बोल पड़ा, ये तो लिमिटेड एडिशन वाली पाटेक फिलिप सन मून 6 मॉडल है। वहां लगभग सभी लोग बिजनेसमैन ही थे, तो भला कैसे वो इस घड़ी को न पहचानते? वो सब हैरानी से उस घड़ी और देवेश की तरफ देखने लगे, क्योंकि वहां अधिकतर लोगों के पास वैसी घड़ी नहीं थी। आरोही और मोहित के तो आंख ही बाहर आ गए थे जैसे ही वॉच का नाम सुना। भले ही उन्होंने उस घड़ी को देखा न हो, लेकिन नाम जरूर सुन रखा था। वे दोनों जिसे गंगू तेली समझ रहे थे, वो तो राजा भोज निकला। मैनेजर देवेश को वो घड़ी पहना देता है और देवेश को थैंक यू कहता है। उसने शॉप से वॉच खरीदने के लिए और उन्हें दोबारा वॉच सेंटर आने का भी कहता है। मैनेजर जानता था कि रिच लोगों की वॉच कलेक्शन करने का शौक रहता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। ये लिमिटेड एडिशन की घड़ियों का प्राइस घटने के बजाय हमेशा बढ़ता रहता है। किसी ने अगर इसे 5 लाख की ली है तो कुछ सालों में बढ़कर यही 6 से 8 लाख की हो जाएगी, तब वो उस घड़ी को बेच भी सकता है। इसलिए रिच लोग हमेशा घड़ी का कलेक्शन रखना पसंद करते हैं। वो रविशंकर के पास जाकर उन्हें बर्थडे विश करता है, कहता है आपकी ग्रैंड डॉटर तो लकी है। रविशंकर उसे थैंक्स करता है, क्योंकि दोनों की अच्छी पहचान थी। अक्सर रविशंकर उससे पुराने चीजों को खरीदता था। रविशंकर इतना तो समझ गया था कि देवेश में कुछ तो बात है। मैनेजर वहां से चला गया। यामी की चाची को अब जलन हो रही थी कि उसकी बेटी को छोड़कर यामी को कैसे कोई इतना रिच हैंडसम लड़का मिल सकता है। वो यामी से कहती है, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे दादाजी के लिए कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया है। जो वॉच थी ये भी उसने खुद ही पहन ली। यामी की चाची को अब देवेश आंखों नहीं भा रहा था। वो उसे सबके नजरों में नीचे गिराने के लिए ये सब काफी जोर की आवाज में कह रही थी, ताकि सभी लोगों का ध्यान देवेश की तरफ आ जाए और लोग देवेश को बुरा समझने लगे। आरोही की मां को इनडायरेक्ट वे में यामी को परेशान करते देख अब यामी की मां को गुस्सा आने लगा। वो उन्हें कुछ जवाब देने के लिए उठने वाली थी कि राजवीर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसे क्या, कब, कैसे बोलना है और क्या करना है ये सब पता है। हमें उसे ऐसे छोड़ देना चाहिए, वो सब अपना देख लेगी।
राजवीर के समझाने के बाद उसकी मन शांत होकर बैठी रहती है। रविशंकर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पार्टी में आए वही मेरे लिए काफी है। रविशंकर बाहर से भले ही ये सब कह रहे थे लेकिन वो भी देवेश से गिफ्ट चाहते थे। यामी अपने पास से एक बॉक्स निकलते हुए बोली ऐसे कैसे नहीं चाहिए, देवेश ने ये गिफ्ट आपके लिए तैयार किया है। इतना कहकर वो बॉक्स अपने दादाजी को दे देती है। रविशंकर बॉक्स ओपन करता है तो उसमें एक पत्थर था। यामी बताते हुए कहते ये धूमकेतु का पत्थर है। तभी उसकी चाची बोलती है ये तो सस्ता सा सिर्फ एक पत्थर है। तभी देवेश यामी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला ये गिफ्ट मैंने नहीं तैयार किया है। अब यामी घबराते हुए देवेश को देखते हुए बोली तुम ये इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो। एपिसोड 29 द व्हाइट हॉर्स पेंटिंग। देवेश यामी के कंधों पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला तुम्हें मेरे लिए ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक गिफ्ट पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। अब यामी की आंखों में खुशी साफ साफ दिख रही थी। यामी को खुशी इसलिए भी हो रही थी कि देवेश उसके परिवार के लिए कुछ लाया है। उसे पता नहीं क्यों देवेश के इस जेस्चर से काफी अच्छा लग रहा था। वो देवेश से कहती है क्या तुम सच कह रहे हो देवेश। देवेश यामी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा प्रेशियस भी है, वो मेरी कार में है, मैं उसे उसी में भूल गया। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। आरुही की माँ यामी से कहती है देखो वो कहीं यहाँ से भाग तो नहीं गया। इतना कहकर वो हंसने लगती है। यामी उन्हें जवाब देने ही वाली थी, वो ये सोचकर रुक गई कि देवेश का गिफ्ट इसका बेहतर जवाब होगा। कुछ देर बाद देवेश एक गिफ्ट लाकर रविशंकर को देते हुए उनको उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। रविशंकर उसे थैंक्स करते हैं। वो उस गिफ्ट के लिए काफी उत्साहित लग रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे खोल दिया और उसे देखते ही हैरानी से बोले ये तो सर्वेश लाल की मशहूर पेंटिंग में से एक द व्हाइट हॉर्स पेंटिंग है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच में मेरे हाथों में है। यामी कहती है सर्वेश लाल की पेंटिंग। रविशंकर कहता हाँ सर्वेश लाल की। सर्वेश लाल 17वीं सदी के एक महान चित्रकार थे। उनकी ख्याति तो दूर दूर तक चीन से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पेंटिंग बनाए और वो सभी पेंटिंग मशहूर हो गए, लेकिन उस समय वो अचानक ही कहीं गायब हो गए। कई लोगों का ये कहना है कि वो मर गए थे, तो कई लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ बड़े दूसरे चित्रकारों ने मरवा दिया, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। अब तक उनकी सिर्फ 20 पेंटिंग ही बची हुई है। उनमें से यह एक द व्हाइट हॉर्स पेंटिंग है जो 19वीं रैंक पर आती है। इसकी प्राइस तो करोड़ों में होगी। तभी आरुही रविशंकर के पास आकर कहती है दादाजी कहीं आपकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, क्या सच में ये वही पेंटिंग है। रविशंकर कहता हाँ ये वही है। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ से ऊपर की हो तो होगी ही, लेकिन असली बात तो यह है कि लोग इसे उससे ज्यादा में भी नहीं बेचते। मैं पुरानी चीजों को इकट्ठा करता हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि ये सर्वेश लाल की ही पेंटिंग द व्हाइट हॉर्स ही है। दादाजी आपकी आंखें सच में धोखा खा गई है, ये पेंटिंग फेक है। मोहित रविशंकर के पास आते हुए बोला। मोहित आगे बोला हमारे कैबर टैक्सी कंपनी के सीईओ मी मदान सोनकर के पास सर्वेश लाल की 2 पेंटिंग है। उनमें से एक द व्हाइट हॉर्स वाली पेंटिंग है। एक बार उन्हें किसी ने उनके पेंटिंग के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए थे, फिर भी उन्होंने उसे नहीं दिया। मोहित की बातें सुनकर आरुही यामी को देखते हुए देवेश को पॉइंट आउट करते हुए बोली यामी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक नंबर का झूठा है। उसने एक नकली पेंटिंग को असली बताकर हमारे प्यारे दादी जी को धोखा देने की कोशिश की है। तभी आरुही की माँ भी आरुही का साथ देते हुए बोली हाँ यामी मुझे नहीं पता था कि तुमने एक धोखेबाज को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। वो तो भला हो मोहित का जिसने इसका भंडा फोड़ दिया, नहीं तो ससुर जी हमेशा एक झूठ को सच मानकर ही जीते। यामी देवेश का हाथ पकड़ते हुए बोली मुझे देवेश पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। देवेश यामी की बातें सुनकर इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे और यामी को मिले अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यामी मुझ पर काफी यकीन करती है। यामी सच में बहुत अच्छी है। देवेश अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी कागज के फटने की आवाज आती है। पता नहीं कब मोहित ने वो पेंटिंग रविशंकर से ले ली और उसे अभी फाड़ दिया। मोहित को ऐसा करते देख यामी की आंखें तो बाहर आ जाती है। तभी मोहित हाथ झाड़ते हुए बोला पुरानी चीजों की दुनिया में ये एक रूल है कि जैसे ही फेक चीज दिखे उसे तुरंत वहीं ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वो आगे हंसते हुए कहता है सभी लोग चिंता मत कीजिए, उस पेंटिंग को मैंने खुद एक बार अपनी आंखों से मी मदान के घर पर टंगा देखा था, इसलिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि ये पेंटिंग फेक है। देवेश सोचता है कि ओ अच्छा चलो देखता हूँ। यामी गुस्से से मोहित को कहती है तुम। तभी देवेश यामी का हाथ पकड़ते हुए बोला तुम गुस्सा मत करो, तुम गुस्सा करने पर और भी अच्छी लगने लगती हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और भी तुम्हें ऐसे देखे, इसे मैं हैंडल कर लूंगा।
पहले जो यामी चेहरा गुस्से से लाल पड़ा था, अब वो देवेश के कॉम्प्लीमेंट के कारण शर्म से लाल हो गया। यामी अब शांत होकर खड़ी हो जाती है। देवेश मोहित के सामने आकर कहता है, तुमने कहा था कि तुम दिल्ली के कैबर टैक्सी कंपनी के मेन ऑफिस में मैनेजर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब से तुम वहां से निकल जा चुके हो। मोहित एरोगेंटली कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम कौन होते हो ऐसी घटिया बातें यहां करने वाले? देवेश भी बड़े आदमियों वाला पोज बनाते हुए बोला, मेरे पास कैबर टैक्सी कंपनी का 20% इक्विटी शेयर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता? मोहित चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? बकवास बातें करने की भी एक लिमिट होती है। फिर वो हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? तभी आरोही भी बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच जाती है। वो कहती है, सिस्टर यामी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सदमा तो नहीं लग गया? उसका झूठ पकड़ा गया तो वो अब कैबर टैक्सी एजेंसी का शेयर होल्डर होने का दावा भी कर रहा है। तभी यामी भी देवेश के पास आकर कहती है, देवेश, ये समय मजाक करने का नहीं है, तुम मोहित को ऐसे नहीं डरा सकते। देवेश भी धीरे से यामी से कहता है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मेरे पास 20% शेयर कंपनी के नहीं हो तो क्या तुम मुझसे इस पर कोई शर्त लगाओगी? यामी शर्माते हुए बोली, तुम इस टाइम भी मुझे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते, हर बार शर्त तो तुम ही जी जाते हो। देवेश मोहित से कहता है, तुम मिस्टर मदान को अभी कॉल कर सकते हो और उन्हें बता देना कि मैं देवेश राय हूं। वो तुम्हें खुद ही सारा सच और झूठ बता देंगे। मोहित कहता है, हाँ मैं अभी कॉल करता हूं और कॉल स्पीकर पर करके मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूं सबके सामने। इतना कहकर वो फोन निकालकर मिस्टर मदान को कॉल कर देता है। एपिसोड 30 120 मिलियन की पेंटिक थी। मदान कॉल पिक कर लेता है तो मोहित बड़े सलीके से बोलता है, मिस्टर मदान, मैं कैबर कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर मोहित राय बोल रहा हूं। मदान कहता है, हाँ बोलो, क्या काम है? मोहित कहता है, मिस्टर मदान, क्या आप देवेश राय नाम के किसी आदमी को जानते हैं? मदान थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम उनसे मिले? मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं कि अगर तुम उनसे मिले तो उनके सामने अच्छे से पेश आना, उनका अच्छे से ख्याल रखना, वो जैसा भी करने को कहे वैसा ही करना। वो हमारे कंपनी के 21% इक्विटी शेयर के मालिक हैं। अगर तुम उन्हें ऑफेंड करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें तुरंत ही कंपनी से बर्खास्त कर दूंगा। मोहित मदान की बातें सुनकर घबरा गया, उसके तो पसीने छूटने लगे। वो जिसे ऑफेंड करने की बात कर रहे हैं, शायद उसने उसकी भर भर के बेइज्जती की है। मोहित बोला, ये सच नहीं है, देवेश तो कह रहा था कि वो 20% शेयर होल्ड करता है। मिस्टर मदान, शायद आप किसी दूसरी ही सेम नाम के व्यक्ति से मिले हो। मदान कहता है, नहीं, तब वह वही है, क्योंकि उन्होंने मुझसे सर्वेश लाल के मशहूर पेंटिंग द व्हाइट हॉर्स ली थी, तो मेरा कोई घाटा ना हो इसलिए उन्होंने 1% शेयर मेरे नाम कर दिया। ये सुनकर तो मोहित के हाथ घबराहट के कारण कांपने लगे और उसका फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। ऐसा मोहित का ही नहीं, वहां खड़े लगभग सभी लोगों का यही हाल था। वे सभी बस मूक बने हैरानी से देवेश को देख रहे थे। देवेश हाथ हिलाते हुए बोला, तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया। कैबर टैक्सी कंपनी के दूसरे बड़े शेयर होल्डर की अथॉरिटी से मैं तुम्हें तुम्हारे मैनेजर पद से निकल रहा हूं। आरोही तभी देवेश के ऊपर भड़कते हुए बोली, देवेश, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। आज हमारे दादाजी का जन्मदिन है तो तुम ऐसे ही सब खराब नहीं कर सकते हो। तभी आरोही की मां भी कहती है, तुम यामी के बॉयफ्रेंड हो तो कम से कम परिवार का तो मान रखो। देवेश यामी का हाथ पकड़ते हुए बोला, परिवार? हाँ, आप सभी यामी के परिवार के लोग हैं। तभी तो यामी को इतना कुछ कहने पर भी मैं आप दोनों को छोड़ रहा हूं, नहीं तो आज ही आप सभी को घुटने पर ला देता जैसे कि वो मोहित अभी पड़ा है। मोहित को इतना बड़ा झटका लगा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो घुटने पर बैठ गया है। देवेश का इतना डरावना रूप देखकर दोनों माँ बेटी घबरा जाती है। उन दोनों की अब आगे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। आज यामी मन ही मन काफी खुश थी, क्योंकि कोई उसके साथ खड़ा था, कोई उसके लिए बोल रहा था। हालांकि यामी काफी मजबूत लड़की है, नहीं तो भला वो बिजनेस कैसे करती, लेकिन किसी को अपने लिए खड़े देख किसे अच्छा नहीं लगेगा। यामी के मन में देवेश के लिए अब और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो उस पर अब और भी ज्यादा भरोसा करने लगी है। रवि शंकर अपनी चेयर से उठकर पेंटिंग के फटे हुए टुकड़े उठाने लगते हैं। आज उनके सामने उनके आइडल चित्रकार सर्वेश लाल के एक मशहूर पेंटिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बस बैठे बैठे तमाशा देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने देवेश पर पहले भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज का उसका सबसे महंगा गिफ्ट बर्बाद हो गया। वो अंदर से दुखी और गुस्से दोनों में थे। वो मोहित को मन ही मन खूब गालियां दे रहे थे। वो एक गुस्से भरी नजरों से मोहित को देखते हैं। अगर नजरों से किसी को मारा जा सकता तो अब तक मोहित तो लाखों बार मारा जा चुका होता। यामी अपने दादाजी को देखती है
वो अपने दादाजी का दुख अच्छे से समझ रही थी। ये दुख ऐसा था कि आपके आइडल, जिसके आप बहुत बड़े फैन हो, उन्होंने आपको ऑटोग्राफ दिया और वो कहीं आपसे खो गई हो। खैर, उन्हें इससे भी ज्यादा दुख हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ ऑटोग्राफ नहीं आपके आइडल की कोई चीज थी। वैसे बात यहाँ पैसों की नहीं थी, वैल्यू की थी। उस पेंटिंग की वैल्यू को भला कोई कैसे पैसों से खरीद सकता है। देवेश मोहित के पास आकर कहता है, वैसे ये पेंटिंग मैंने दादाजी को दे दी थी। ये कम से कम 120 मिलियन यानी 12 करोड़ की तो थी ही। तो बताओ इसके लिए तुम कैसे कंपेंसेट करोगे। मोहित देवेश के कदमों में गिरते हुए बोला, देवेश मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे दूसरा चांस दे दो। देवेश दूर हटते हुए बोला, अभी कौन कह रहा था कि इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये नकली है। तब तुमने इस तरह से नहीं सोचा। तुम्हें पता होना चाहिए था ये सब करने से पहले कि ये मेरी औकात में है कि नहीं। वैसे अब तुम्हारी माफी से कुछ बदल नहीं जाएगा। मोहित अपनी इधर उधर देखता है तो फिर वो आरोही से कहता है, आरोही तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, नहीं तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। आरोही हाथ झड़कते हुए बोली, दूर हो जाओ, तुम मुझे तुम्हारा कर्ज देने के लिए कह रहे हो। शायद अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मोहित कहता है, तुम मुझे कैसे इस हालत में छोड़ सकती हो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छे से रहा हूं, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो। आरोही उसे झटकते हुए बोली, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे छूना भी मत। तभी देवेश मोहित के पास आकर कहता है, तुम कैसे मर्द हो यार, इसके सामने झुक रहे हो, ये लड़की तुम्हारे लायक भी नहीं है। आरोही गुस्से से देवेश से कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इसके लायक नहीं हूं। देवेश उसको जवाब नहीं देता। वो सीधे राजवीर के पास आकर कहता है, राजवीर अंकल अपने परिवार को लेकर अंदर रूम में चलिए, मुझे कुछ जरूरी बातें आपके परिवार से अकेले में करनी है। देवेश का सीरियस फेस देखकर राजवीर भी समझ गया था कि जरूर कुछ गंभीर मुद्दा है, इसलिए देवेश ऐसा कह रहा है। वो देवेश को हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है। इतना कहकर वो सभी परिवार वालों को लेकर अंदर के कमरे में चले आए। देवेश भी अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है। रवि शंकर देवेश से कहता है, देवेश बेटा आखिर बात क्या है जो तुमने हमें अकेले में यहाँ बुलाया है। क्या मुद्दा गंभीर है? क्या वो हमारे परिवार से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है? रवि शंकर जब से देवेश के बारे में सुने कि वो उस कंपनी का 20% शेयर होल्डर और उसकी दी गई पेंटिंग असली थी, तब से देवेश का उनकी नजरों में वैल्यू बढ़ गई थी। अब तो वो देवेश को मन ही मन अपना दामाद भी मान बैठे थे, इसलिए ही वो देवेश के सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर देवेश कुछ गंभीर बात करने वाला है। देवेश सीरियस टोन में कहता है, दादाजी मुद्दा काफी गंभीर भी है और आपके परिवार से ही है, और ये आपकी छोटी पोती यानी कि आरोही के बारे में है। सारी बातें अपने ऊपर आते देख आरोही को गुस्सा आने लगता। वो गुस्से से देवेश को देखते हुए बोली, ज्यादा बकवास मत करो, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, अगर फालतू की बातें हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देवेश थोड़ा सांस लेते हुए बोला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने अनुभव के लिए टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। देवेश आरोही की ओर देखते हुए कहता है कि कल तुम मेरे कार में थी और द डार्क मून होटल गई थी। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार और रोमांचक भरी स्टोरी सुनने के लिए वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें।